जी, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 में हम लोग ने फिजिकल स्ट्रक्चर की डिस्कशन करनी है। हम लोग नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास ये होता है कि जैसे-जैसे आपके टेबल जो हैं वो स्प्लिट होते जाते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है, वो डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन को, आपके सर्वर को, आपके सीपीयू को अलग-अलग स्टोरेज लोकेशन से डाटा फेच करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, बजाय इसके कि एक चीज़, कुछ डाटा जो है वो एक ही लोकेशन पे पड़ा हुआ हो, आपके सिस्टम को मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन से डाटा गेट करना पड़ेगा और ये अच्छा खासा मुश्किल काम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं, टेबल्स को मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हम फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हमारी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें एक मसला आएगा, वो ये आएगा हमारे लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते रहते हैं, आपकी जो डुप्लीकेशन है, वो खत्म होती रहती है। लेकिन अगर हम लोग डीनॉर्मलाइजेशन करेंगे, डाटा को मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने से हमारी जो स्टोरेज है, वो उसके मसले आएँगे। हमें स्टोरेज स्पेस जो है, वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपने एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। डाटा जो है इज़ ऑन द अदर हैंड, इसमें एरर्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे एंड सो ऑन। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे आगे जाके, ये क्या होती हैं और इनको कैसे चलाया जाता है। अगर हम डाटा और वॉल्यूम एनालिसिस करें, हम लोगों ने यही बात की है कि मल्टीपल पार्ट्स अगर हैं हमारे पास, एक बिजनेस रूल पे डिपेंड करता है कि हम लोग ईआरडी कैसे बना रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी कौन सी टाइप्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, और हम लोगों ने 7 स्टेप्स के अंदर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है कि ये कैसे चलती होंगी। अच्छा, अगली चीज़ जो है वो ये है, फिज़िकल स्टोरेज में हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सबसे छोटा जो मेमोरी यूनिट है फिज़िकल, वो है ब्लॉक। जब भी आप डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो सबसे छोटा फिज़िकल यूनिट है जिसमें डाटा स्टोर हो रहा होता है, वो ब्लॉक होता है। उसके बाद मल्टीपल ब्लॉक्स जब इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स जो है उसको एक्सटेंट कहा जाता है। हम लोग अगर ब्लॉक्स की बात करें, जैसे एक्सेल की शीट में एक सबसे छोटा जो मेमोरी यूनिट है, वो एक सेल है। आप सेल में एक डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स, इनको आप समझ सकते हैं कि ये, कंसिडर कर लें कि ये ब्लॉक हैं। अब इन ब्लॉक को जब इकट्ठा किया जाता है, मल्टीपल सेल्स जब इकट्ठे होते हैं, तो वो एक रो बन जाती है। ठीक है? और ये जो रोज़ हैं, हो सकता है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक कॉलम भी बनते हो। तो या तो ये रो होगी या कोई ग्रुप होगा। सॉरी, एक कॉलम होगा। इसके बाद जब एक्सटेंट्स को ग्रुप किया जाता है, तो वो सेगमेंट्स बनते हैं, और सेगमेंट अगर हम लोग बात करें, रोज़ और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो होता है, वो एक टेबल होता है। एक या एक से ज़्यादा टेबल जो है वो एक सेगमेंट में आते हैं। इसके अलावा जनाब, जब सेगमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, मल्टीपल टेबल्स हैं, पूरी की पूरी डेटाबेस बन गई है, तो वो एक डाटा फाइल के अंदर मौजूद होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टेबल स्पेसेस। लॉजिकली जो डाटा स्टोर होता है, वो टेबल स्पेस के अंदर मौजूद होता है। फिजिकली इन ब्लॉक, एक्सटेंट और सेगमेंट वगैरह के अंदर एक टेबल स्पेस होती है जो कि लॉजिकली डाटा को स्टोर कर रही होती है। और टेबल स्पेसेस की 3 टाइप्स हैं: परमानेंट टेबल स्पेस, temporary table space and undo table space. Okay, next thing, query optimization. Query optimization means कि आप different tables को merge करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मैनी टू मैनी या वन टू वन रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में एक एसोसिएटिव एंटिटी आती है। अब हमें जब डाटा गेट करना होता है, तो 3 डिफरेंट एंटिटीज से या 3 डिफरेंट टेबल से डाटा हमें गेट करना पड़ता है। अब ये यहाँ पे हमारे लिए क्यूरीज के हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल काम हमारा हो जाता है। हमें एक टेबल की क्यूरी लिखनी आती है, जब हम लोग 2 टेबल्स की क्यूरी लिखते हैं तो हमें जॉइंस लगाने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग 3 टेबल्स की क्वेरी लिखेंगे, तो उसी हिसाब से हमें जॉइन लगाना पड़ेगा और हमारी क्वेरी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती जाएगी। इसी तरह
आप अगर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, अपने टेबल्स को मर्ज कर देंगे, तो हो सकता है कि आपकी क्यूरी जो है वो क्विकली रन हो, क्योंकि आपको डिफरेंट फिजिकल लोकेशन से डाटा फैच नहीं करना पड़ेगा। आप सिंगल फिजिकल लोकेशन से डाटा जो है वो फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, ये डीनॉर्मलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे थे, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के स्टार्ट में भी। जितना कम आप टेबल को स्प्लिट करेंगे, उतना ही डाटा जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करेगी। हम लोग देखते हैं डीनॉर्मलाइजेशन जो है वो अचीव कैसे होती है। डीनॉर्मलाइजेशन जो है वो टेबल्स को कंबाइन करने से अचीव होती है। कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कि डीनॉर्मलाइजेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो डीनॉर्मलाइजेशन की टाइप है वो ये है कि आप टेबल्स को कंबाइन करेंगे। अब किस टेबल को किस टेबल के साथ कंबाइन करना है ये देखते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग 7 स्टेप्स पढ़ रहे थे, 1-to-1 रिलेशनशिप जब बनता था, तो 1 वाले की प्राइमरी की दूसरे वाले 1 में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही थी। अगर दोनों टेबल ए और टेबल बी एक 1-to-1 रिलेशनशिप के अंदर है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप ए वाला टेबल बी के अंदर एज अ फॉरेन की लेके जाएं, या बी वाले की प्राइमरी की ए में एज अ फॉरेन की लेके जाएं। ये आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, बजाय इसके कि दो डिफरेंट टेबल्स को हैंडल कर रहे हैं हम लोग सेपरेटली, हम लोग क्या करते हैं कि टेबल्स को मर्ज कर देते हैं, उन रिकॉर्ड्स को मर्ज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के साथ वन टाइम ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो 1-to-1 रिलेशनशिप में क्या किया जाता है, बजाय इसके कि दो अलग अलग टेबल्स को मेंटेन किया जाए, उनको मर्ज कर दिया जाता है इनटू अ सिंगल टेबल। जो कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड होता है वो दूसरे टेबल के अंदर भी एज इट इज इंसर्ट करवा दिया जाता है, बजाय इसके कि दो अलग अलग टेबल हो, एक सिंगल टेबल जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है डीनॉर्मलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, बीच में एक एसोसिएटिव एंटिटी बनती है। बजाय इसके कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऐसे बनाया जाए कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे के अंदर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है, जो हमारी एसोसिएटिव एंटिटी है उसमें तमाम फॉरेन कीज इस्तेमाल होंगी और वो मिल के एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाएंगी। ये खासा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और बार बार क्वेरीज हमें करनी पड़ी है, बार बार ज्वाइंस लगाने पड़ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस एसोसिएटिव एंटिटी को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये 1-to-many रिलेशनशिप में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपके टेबल की जो प्राइमरी कीज है वो उन्हीं के अंदर स्टोर्ड रहेंगी और एक्स्ट्रा डिटेल्स जो एसोसिएटिव एंटिटी वाली हैं वो उस सेंट्रल टेबल के अंदर आ जाएंगी। बजाय इसके कि हम लोग 3 डिफरेंट टेबल्स को हैंडल कर रहे हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल्स को हैंडल करेंगे और वो कंबाइन हो रहे होंगे। ये भी किया जा सकता है कि एक टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स उठा के दूसरी टेबल में यूज कर लिए जाए। एक टेबल खत्म हो जाएगा और उसको मर्ज कर दिया जाएगा। अब हम लोग 3 नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल्स को हैंडल करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह अभी तो ये 2 की बात हो रही है। आपको पता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप या टर्नरी रिलेशनशिप, इन सब की हैंडलिंग एक जैसी होती है। अगर आपके पास 10 टेबल्स भी हैं तो वो टेबल्स भी आपके साथ ऐसे ही काम करेंगी कि आप एसोसिएटिव एंटिटी का एक टेबल रख लें और बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो है वो मर्ज कर देंगे टेबल के, तो ये आपकी डीम नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे याद रखें, जब आप डीम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो आपके पास एरर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि आपके डाटा जो है वो रिपीट हो रहा होगा बार बार। और हो सकता है कि अगर आप एक जगह चेंजेस करें तो आपको मल्टीपल लोकेशंस पे भी सेम डाटा की चेंजेस करनी पड़े जब आप डीनॉर्मलाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन फायदा क्या है, आपकी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंक्रीज करेगी। नुकसान जो है वो ये है कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होगी। ओके, 1-to-many रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें तो क्या किया जाता है, इन टेबल्स को मर्ज कर दिया जाता है। आपको पता है कि 1 वाले की प्राइमरी की मैनी वाले में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही होती है और ये रिपीट हो रही होती है। तो क्या किया जाता है, इन टेबल्स को जब कंबाइन किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल ये स्टोरेज इंस्ट्रक्शन वाला टेबल है और ये आइटम वाला टेबल है, तो क्या किया जाएगा, इन दोनों के दरमियान में 1-to-many रिलेशनशिप है। 1 वाले की प्राइमरी की मैनी में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1 वाले का पूरा एक करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड उठा के आइटम वाले टेबल के अंदर रख देंगे, तो ये मर्ज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। ये पूरे का पूरा आप देखें, नीचे आइटम वाले में हमारे पास क्या हुआ कि जो कॉमन चीजें थी वो रिमूव हो गई और ये जो स्टोरेज इंस्ट्रक्शन वाला एट्रीब्यूट्स थे वो हमारे आइटम वाले टेबल के अंदर इस्तेमाल हो गए। ये हमारी हैंडलिंग्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द ईआरडी, जब आप डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं।
अब ये सब कुछ करने से क्या क्यूरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी? यस ऑफ कोर्स, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, आपकी क्यूरी जो है वो क्विकली रन होगी एज कंपेयर टू कि आप डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और जितनी डेप्थ में आप जाते जाएंगे उतनी आपकी डेटाबेस की जो नॉर्मलाइजेशन है वो होती रहेगी, और साथ साथ जो है आपकी जो क्वेरी है वो ज्यादा टाइम लेगी, बजाय इसके कि नॉर्मल डाटा या डी नॉर्मलाइज डाटा उस पर आप क्वेरी रन करें। ओके, यही बात जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि डी नॉर्मलाइजेशन कैन इंक्रीज द चांस ऑफ एरर एंड इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, मे फोर्स रीप्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम्स इफ बिजनेस रूल्स चेंज। अब देखें, बिजनेस रूल अगर चेंज होंगे तो प्रोग्रामिंग होगी। अगर देखें फिजिकल स्ट्रक्चर भी आपकी डेटाबेस का चेंज हो गया, पहले 2 एंटिटीज थी, मर्ज करके एक एंटिटी बन गई है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी जो क्वेरीज हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके टेबल्स जो हैं वो कम हो गए, और आपकी जो डाटा है या एट्रीब्यूट्स हैं वो उन टेबल्स के अंदर मर्ज हो चुकी हैं। तो आपको अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर साथ साथ प्रोग्रामिंग, इसके अलावा जैसे जैसे बिजनेस रूल्स चेंज होंगे वैसे वैसे आपको अपनी जो प्रोग्रामिंग की या एप्लीकेशन वाली साइड पे चेंजेस हैं वो भी करनी पड़ेंगी। स्टोरेज स्पेस का बेइंतहा इस्तेमाल होगा, क्योंकि डाटा रिपीट हो रहा होगा। आसानी हमारे लिए जो है सिर्फ यही है कि आपकी एप्लीकेशन इंक्रीज हो जाएगी परफॉर्मेंस। ओके, डीनॉर्मलाइजेशन का जो सेकंड टाइप है वो है पार्टीशनिंग। ये ऑलरेडी हम लोग चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। पार्टीशनिंग मींस आप टेबल को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं किसी बेसिस पे। पार्टीशनिंग जनाब बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, और उसको थर्ड टाइप जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। पहली टाइप है कि हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। अब एक टेबल है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल मींस रोज को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। हो सकता है हमारे पास एक यूजर्स का टेबल हो, और उस टेबल के अंदर पहले 10 रिकॉर्ड्स जो हैं वो एडमिन्स के हैं, और इसके अलावा जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं वो नॉर्मल यूजर्स के हैं। अब क्या किया जाएगा, अगर आप टेबल को पार्टीशन कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, रहेगा वो फिजिकली एक ही टेबल, लेकिन वो शो ऐसे हो रहा होगा कि वो 2 डिफरेंट टेबल्स बन चुके हैं। आप एडमिन वाला पोर्शन अलग कर दें, रेंजेस दे दें, ठीक है, और जो सिंपल यूजर वाला पोर्शन है वो अलग कर दें। टेबल को पार्टीशन कर दिया, उसके अंदर आपने एक समझ लें दीवार लगा दी कि इस गिवन रेंज से पहले पहले वाले रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस टेबल के होंगे, और इसके बाद वाले रिकॉर्ड्स नेक्स्ट टेबल के होंगे। ये मर्जिंग होगी। अब देखें, बजाय इसके कि हम लोग एडमिन्स का अलग टेबल बनाते और यूजर्स का अलग टेबल बनाते, हम लोगों ने क्या किया, एक ही टेबल बना के उसको पार्टीशन कर दिया। उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने स्पेस जो है वो बांट दी है कि इतने रिकॉर्ड्स जो हैं वो एडमिन के होंगे और बाकी रिकॉर्ड्स जो हैं वो सिंपल यूजर के होंगे। यहाँ पे अभी एग्जांपल अगर हम लोग देखें पार्टीशनिंग की, ये देखें जी, रेंज पार्टीशनिंग है कि फर्स्ट 50 टू 51 टू 90, ये डिफरेंट पार्टीशनिंग हम लोग कर सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक एक पार्टीशन है, 51 से लेके 90 रिकॉर्ड्स जो नेक्स्ट आएंगे उसकी ये पार्टीशन होगी, एंड सो ऑन। आप मल्टीपल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। हैशिंग पार्टीशनिंग भी हो सकती है। आपको याद होगा कि हम लोग पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते थे एड्रेसेस को लोकेट करने के लिए। यहाँ पे भी यही काम हो रहा होता है कि अगर आपके पास टेबल्स जो है वो हैश्ड हैं, तो आप इनको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 से लेके 45 तक इतने रिकॉर्ड्स आएंगे, एंड सो ऑन। अपनी मर्जी से आप यहाँ पे पार्टीशनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही लिस्ट पार्टीशनिंग है। लिस्ट पार्टीशनिंग में क्या होता है कि आप ग्रुप वाइज जो है वो डाटा कंबाइन कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स का एक टेबल बना दिया हम लोगों ने, और उसमें एक एट्रीब्यूट ऐसा रख दिया जो कि डिस्टिंग्विश करता होगा बाकी स्टूडेंट्स को, एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप के अंदर एमएससी आईटी के भी स्टूडेंट हैं, बीएसआईटी के भी स्टूडेंट हैं, बीएसएससी के भी स्टूडेंट हैं। पार्टीशनिंग मींस कि आपने एमएससी आईटी के स्टूडेंट्स की अलग पार्टीशन बना दी, बीएसआईटी के स्टूडेंट की अलग पार्टीशन बना दी। अब फिजिकली वो टेबल जो है वो सेम है, लेकिन आपने क्या किया है कि अपने टेबल्स के अंदर जो है ना वो बाउंड्रीज लगा दी हैं कि ये इतने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो हैं वो एमएससी आईटी ग्रुप के होंगे, इतने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएसएससी ग्रुप के होंगे, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वर्टिकल पार्टीशनिंग। जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की बात की, हॉरिजॉन्टल में क्या था कि हम लोग रोज को ब्रेक डाउन करते थे,
ऐसे ही हम लोग वर्टिकल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप कॉलम्स या फील्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। हॉरिजॉन्टल में रोज को ब्रेक डाउन किया था हम लोगों ने, उसमें पार्टीशनिंग की थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि वर्टिकल पार्टीशनिंग में आप अपनी फील्ड्स को जो है उसमें पार्टीशनिंग करेंगे। हो सकता है जो टेबल मर्ज हो रहे हो उनके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो, तो आप अलग से पार्टीशन कर देते हैं, भाई ये वाला टेबल ये था और ये टेबल ये था, लेकिन अल्टीमेटली पूरे का पूरा टेबल जो है वो एक ही फिजिकल स्टोरेज लोकेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग परमिशंस की बात कर लेते हैं। एडमिन्स को ज्यादा परमिशंस होती हैं और यूजर्स को कम परमिशंस होती हैं। तो बजाय इसके कि हम लोग एडमिन की परमिशंस का अलग टेबल बनाएं और यूजर की परमिशंस का अलग टेबल बनाएं, हम लोग क्या करते हैं परमिशंस का ही एक टेबल बना लेते हैं और उसमें वर्टिकल पार्टीशनिंग कर लेते हैं कि भाई ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एडमिन से रिलेटेड होंगे और बाकी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सिंपल यूजर से रिलेटेड होंगे। ये हमारे पास पार्टीशनिंग होती है। ऐसे ही हम लोग ये काम भी कर सकते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी मल्टीपल पार्टीशंस बन जाए और इस बेसिस पे आप अपने टेबल को जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर पाए। अच्छा, क्या ये सब करने से दोबारा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होगी? यस ऑफ कोर्स होगी। आपकी फिजिकल लोकेशन एक ही है, सिंगल टेबल है जिसको आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बस हम लोगों ने इमेजिनरी पार्टीशनिंग की हुई है, इमेजिनरी लाइंस लगाई हुई हैं, बाउंड्रीज लगाई हुई हैं कि ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है और ये अलग टेबल है, लेकिन अल्टीमेटली पूरे का पूरा टेबल जो है हम लोगों ने बात की थी वही ब्लॉक्स, सेगमेंट्स और एक्सटेंट्स वाली, कि वो चीजें हमारे हमारे पास कम बनेंगी और जितनी कम स्टोरेज लोकेशंस होंगी हमारे पास, डाटा आसानी से गेट किया जा सकेगा, उठाया जा सकेगा। हमारा जो सेशन है वो एंड होने वाला है। फिलहाल डीनॉर्मलाइजेशंस तक की बात छोड़ते हैं। इंशाल्लाह हम लोग डाटा रेप्लिकेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो टेबल के कॉम्बिनेशंस की बात की है, टेबल्स को मर्ज कैसे किया जाएगा, किन किन बेसिस टेबल्स को मर्ज किया जाएगा, और पार्टीशनिंग अगर करेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कैसे होगी।